Students, today we will discuss the topic that is the physical properties of aryl halides or haloarenes. And in this topic, we will discuss these 5 main physical properties. First, physical state. Second, intermolecular forces. Third, solubility. Fourth, melting and boiling point. And in the last, we will discuss the dipole moment. So I'll start with the first property, physical property, that is a physical state. So as far as physical state is concerned, all the aryl halides, these are solids, clear to all of you, or colorless liquids. Two things you have to remember, either these are colorless liquids or solids, or solid में भी particularly मैं आपसे डिस्कस करूँ, these are crystalline solids. थोड़ा इसके रिगार्डिंग भी अभी डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. जस्ट सी आउट द स्टूडेंट, सपोज हमारे पास एक सॉलिड है NaCl, ऑल ऑफ यू नो सोडियम क्लोराइड, इट इज एन सॉलिड. तो अगर आपका अरेंजमेंट ऑफ एटम सिस्टमेटिक है, जस्ट लाइक Na के बाद Cl नेगेटिव, देन Na पॉजिटिव, अगेन Cl नेगेटिव, देन हेयर Cl नेगेटिव, हेयर Na पॉजिटिव, देन Cl नेगेटिव, देन Na पॉजिटिव, अगेन Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na positive, Cl negative. In the end, I'll write Cl negative, Na positive, Cl negative, Na positive. So कोई भी solid in which there is a regular arrangement of atom. Regular in the sense, after the Na positive will get Cl negative. After Cl negative, I'll get Na positive. So ये पूरा का पूरा जो order है, ये आपका बिल्कुल same है, ठीक है ना. So इस तरह के solid जिसमें जो आपके particles हैं, the solid in which particles are arranged in फिक्स्ड रेगुलर पैटर्न, एक फिक्स रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, दैट सॉलिड इज सेड टू बी द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. तो यहां पर जनरली जो डिस्कशन हुआ कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट, तो बिल्कुल क्लियर है, आइदर दीज आर कलरलेस लिक्विड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. सेकेंड पॉइंट, so listen students, if I draw the structure of any aryl halide, suppose I'll take this one, this is chlorobenzene, all of you know, और यहाँ पर ये बेसिकली अगर डिस्कस करें, ये आपका यहाँ पे कार्बन है. सो ड्यू टू कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट विल हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पर ये आपका एक डाइपोल क्रिएट हुआ है. ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ दिस डाइपोल, जो आपकी पहली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, दैट इज द डाइपोल फोर्स क्रिएटेड ड्यू टू कार्बन हैलोजन बॉन्ड. कोई भी आपका अराइल हैलाइड होगा, आइदर यू विल टेक क्लोरोबेंजीन और यू विल टेक ब्रोमोबेंजीन, कोई भी लीजिए, आप ब्रोमोबेंजीन लीजिए, अगेन द सेम थिंग बेटा, ये कार्बन है, ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो हेयर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हेयर पार्शियल पॉजिटिव, अगेन अ डाइपोल इज क्रिएटेड. तो जितने भी आपके अराइल हैलाइड होंगे, दे विल हैव द डाइपोल फोर्सेस. पॉइंट नंबर 2, इन द हलो अल्केन आई हैव डिस्कस्ड कि व्हेनेवर देयर इज अ कार्बन चेन, क्लियर, देन वी आर हैविंग वांडर वाल फोर्स. सो ये भी ध्यान रखना आपको कि ये जो कार्बन चेन है ऑन द बैक साइड में, दिस इज द कार्बन चेन. जो कार्बन चेन का मतलब, अब इसको रिंग भी बोल सकते हैं, कोई इसमें कोई खास नहीं है कि स्ट्रेट चेन ही होनी चाहिए. whenever you are having a big group that contain the carbon and hydrogen, that may be in the form of chain, that may be in the form of ring, that will, you can say, it will have a van der Waal force. तो अगर एक कंप्लीट हम अल्काइल हैलाइड को ड्रॉ करते हैं, जस्ट अ मोमेंट, ये मैंने एक, आई ड्रॉ क्लोरोबेंजीन को मैं ड्रॉ करता हूं दिस वे. तो ड्यू टू दिस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड देयर एग्जिस्ट अ डाइपोल फोर्स, ठीक है. और ये जो बैक साइड में आपका, ऑल ऑफ यू नो दैट एट ऑल द प्लेसेस वी आर हैविंग कार्बन हाइड्रोजन, जस्ट लाइक दैट, कार्बन हाइड्रोजन है हर जगह पे, ऑल ऑफ यू नो. सो ड्यू टू दिस पार्ट, दिस पार्ट, वी आर हैविंग अ वान डर वाल फोर्स. सो एक चीज का और ध्यान रखना आपको कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की वजह से डाइपोल फोर्स है,
और जो आपका कार्बन वाला पार्ट है, यू कैन से द रिंग, उसकी वजह से कौन सी फोर्स है, वान डर वाल फोर्स। नो डाउट इन दोनों में से जो डायपोल डायपोल फोर्स है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, जस्ट लाइक वी हैव डन इन द अल्काइल हैलाइड्स। वहाँ पर भी मैंने बताया था आपको कि there are two type of forces, van der Waals forces and dipole dipole forces. Same here in aryl halides, we are having van der Waals force as well as dipole dipole forces. Now student, will go to the third property, that is solubility. So just see out solubility. Now see, solubility के रिगार्डिंग डिस्कस करें तो फर्स्ट वी विल डिस्कस देयर solubility इन वाटर। सो इन वाटर अगर मैं डिस्कस करूं, दीज आर नॉट सॉल्युबल, एराइल हैलाइड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। रीजन बीइंग वेल क्लियर, आपको अच्छी तरह से पता है कि वाटर में सॉल्युबिलिटी के लिए अ पर्टिकुलर कंपाउंड इट विल हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। अगर ये आपके एराइल हैलाइड्स दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, देन इट मीन्स दैट दे don't have the ability to form hydrogen bond with water। ठीक है, एक चीज़ थोड़ा और मैं आपसे इंटरप्ट करूंगा कि जब मैंने अल्काइल हैलाइड किया था वहाँ पे, तो देखिए अल्काइल हैलाइड में वी हैव डन कार्बन क्लोरीन बॉन्ड था ये इस तरह से। सो दिस इज पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड था अल्काइल हैलाइड में, पोलर नेचर था इसका। तो वहाँ पर मैंने कहा था कि जो अल्काइल हैलाइड है, दीज आर स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर, बट यहाँ पर मैं कह रहा हूँ दीज आर कंप्लीटली इनसॉल्यूबल इन वाटर। तो दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अराइल हैलाइड्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड तो इट्स ओके, वी आर हैविंग, आई विल से दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, बट ये जो बड़ी बेंजीन रिंग है, दिस बिग बेंजीन रिंग, ये क्या करेगी, इट क्रिएट्स हिंड्रेंस, ये हिंड्रेंस क्रिएट करेगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और आपको पता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस एक वर्ड हमने स्टडी करा था कि बिग साइज की वजह से अगर किसी भी प्रोसेस में हिंड्रेंस क्रिएट होता है, दैट इज सेड टू बी द स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये जो बिग रिंग है ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगी, ड्यू टू विच दीज अराइल हैलाइड्स दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। तो यहाँ पे नॉर्मली कई बार बच्चे पूछते भी कि सर इसमें ऐसी क्या बात है कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है। सो बेटा एक तो रीजन ये आपको पता है कि हमें यहाँ पर कौन सा एलिमेंट चाहिए, वी रिक्वायर फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। अगर फ्लोरीन आ भी गया उसके बावजूद भी ये जो बेंजीन रिंग है इट क्रिएट द स्टेरिक हिंड्रेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे बड़ा रीजन आपको बताना है यहाँ पे कि नो डाउट क्लोरीन नहीं बनाएगा, ब्रोमीन नहीं बनाएगा, बट अगर यहाँ पे फ्लोरीन आ जाता है तो वी कैन से कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की टेंडेंसी आ जाती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है फॉर द फ्यूचर आल्सो, बेंजीन रिंग और इससे भी बड़ी बड़ी रिंग्स जो हैं, जितने भी रिंग कंपाउंड्स हैं, they create hindrance in the formation of hydrogen bond because of big size. That hindrance is said to be the steric hindrance. तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह क्लियर हुआ why these are not soluble in water, reason being well clear because the benzene ring provide the steric hindrance. Clear? चलिए, so ये तो था regarding their solubility in water. Water में soluble नहीं होते. Now the second is they are soluble in organic solvents. ये बेटा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्यों सॉल्युबल होते हैं, बिल्कुल सेम रीजन एज वी हैव डन इन द अल्काइल हैलाइड्स कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होने का जो रीजन है, द फोर्सेस बिटवीन एराइल हैलाइड्स एंड द सॉल्वेंट, विच सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, आर नियरली ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, वो उस सेम मैग्नीट्यूड की हैं जो फोर्स बिटवीन द टू एराइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स, और यू कैन से द बिटवीन टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो एक रीजन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर वाटर की सॉल्युबिलिटी का डिस्कशन हो तो वाटर की सॉल्युबिलिटी में तो क्लियर कट आपको देखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है नहीं बन रहा है।
नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, ठीक है ना। उसके बावजूद अगर वाटर के जैसी थोड़ी बहुत फोर्सेज जैसे डायपोल फोर्सेज आती है तो उस केस में क्या होता है, पार्शली सॉल्युबल हमें मिल जाता है क्योंकि चार्जेस हमारे आ जाते हैं। बट यहाँ पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपका अराइल हैलाइड या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कब सॉल्युबल होगा, जब उस कंपाउंड एंड बिटवीन द सॉल्वेंट वी आर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस दैट दे ऑब्जर्व बिटवीन दैम। जब अराइल हैलाइड और अराइल हैलाइड के बीच में जो फोर्स थी और सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स है दैट इज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एज इन द अराइल हैलाइड एंड द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, देन वी कैन से दैट द कंपाउंड इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ध्यान रखना, कभी भी अगर हम कहते हैं कि भाई ये कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, सिंपल रीजन क्या होगा कि उस कंपाउंड और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो उसी मैग्नीट्यूड की हैं जो force between the two compounds या between the solvent molecules. So this is all about the solubility, students. Next point we will discuss about their melting point and boiling point, fourth property. Number 4, boiling point, melting point. Clear? सो यहाँ पर थोड़ा सा हमें अब अलग हटके भी सोचना है। पहले थोड़ा जनरल डिस्कशन बताते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो पहले जो हम कंपैरिजन करते हैं सिंपल, अगर मैंने आपको कंपैरिजन में दिया ये बेटा आपका बेंजीन और ये मैंने दिया आपको क्लोरोबेंजीन, पहले इन दोनों के बारे में बात करते हैं, बेंजीन और क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन में जैसा मैंने अभी आपको बताया था व्हेन वी हैव डिस्कस द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कि जो बेंजीन बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ है, सो इट विल हैव द वॉन डर वाल फोर्स। इसमें कौन सी फोर्स है आपकी? वॉन डर वाल फोर्स है। बट क्लोरोबेंजीन की बात की जाए सो इट विल हैव वॉन डर वाल फोर्स प्लस में ड्यू टू कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। देखिए यहाँ पे ये C और ये Cl, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, आई विल मेक पार्शियल नेगेटिव, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, आई विल मेक पार्शियल पॉजिटिव। दिस इज अ डाइपोल। सो द सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स इज डाइपोल फोर्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अब बेंजीन और क्लोरोबेंजीन में किस में मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है? इट इज क्लियरली विजिबल दैट दिस क्लोरोबेंजीन हैज मोर magnitude of IMF, intermolecular forces. Therefore the boiling point, melting point of chlorobenzene is more than benzene. ये हमने फर्स्ट एग्जांपल स्टडी किया। चलिए नाउ नेक्स्ट वन बाय वन स्टडी करेंगे सो दैट इट विल बी ऑफ नॉट सो डिफिकल्टी, हमारे लिए कोई डिफिकल्टी क्रिएट ना करें। सेकेंड अगर हम बात करें फ्लोरोबेंजीन आई हैव टेकन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और बेटा ये आयोडोबेंजीन। ठीक है, सपोज इसे हमें क्लियर करना है। क्लियर? तो हम कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। पहले सब में देखो, इन ऑल द केसेस वी आर हैविंग दिस पार्ट जो है ये बेंजीन रिंग वाला जो पार्ट है ये क्या क्रिएट कर रहा है? वॉन डर वाल फोर्स। वॉन डर वाल फोर्स WF फोर्स से बोल सकते हैं, सब में सेम है। ठीक है, अब वॉन डर वाल फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है क्योंकि सभी में जो बेंजीन रिंग है वो बेसिकली आपकी C6H5 फिनाइल है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कार्बन फ्लोरीन, यहाँ कार्बन क्लोरीन, यहाँ कार्बन ब्रोमीन, यहाँ कार्बन आयोडीन। तो यहाँ पर जो आपकी ड्यू टू ये जो आपके डाइपोल बना है तो डाइपोल फोर्स भी क्या है आपकी सेम है। अब क्या करें? अब आपको देखना है साइज। फ्लोरीन से बड़ा साइज क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा साइज ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा साइज आयोडीन। सो आई विल राइट द साइज ऑफ फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, दैट ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो यहां पर जैसे जैसे हाइड्रोजन का साइज बढ़ेगा, ठीक है, देन आई विल से द मैग्नीट्यूड ऑफ वॉन डर वाल फोर्स इंक्रीज करेगा। अब आप कहोगे सर ये कैसे? देखो, हमेशा मैंने आपको पहले भी बताया था
कि वान डर वाल फोर्स जो है वो हर जगह ऑपरेट करती है, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी आप किन्हीं दो के बीच में कंपैरिजन करो, जहाँ पर साइज का इशू क्रिएट होगा, तो वहाँ पर अगर साइज ज़्यादा होगा तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली वो वान डर वाल फोर्स क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर जो बेंजीन रिंग वान डर वाल फोर्स क्रिएट कर रही थी वो सेम थी, साइज सेम था। फिर हमने देखा डायपोल डायपोल फोर्स भी सेम है। अब हमने देखा इसके बाद कि जब आप हैलोजन को चेंज करते हो तो हैलोजन का क्या होता है, साइज चेंज होता है। साइज चेंज होने की वजह से इस पूरे मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए तो इस मॉलिक्यूल से बड़ा साइज इसका हो जाएगा, उससे बड़ा साइज इसका, और उससे बड़ा साइज इसका। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, सो कौन सी फोर्स बढ़ेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वान डर वाल फोर्स इंक्रीजेस, एंड हेंस बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस इन द ऑर्डर फ्लोरीन, then chlorine, then bromine and finally iodine. This is the order. तो कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना। कभी भी अगर आपका कंपैरिजन आए रिगार्डिंग द बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ साइज, तो आपको बाय क्लोजिंग द आईज यू हैव टू ट्रस्ट ऑन द वान डर वाल फोर्स। तो ये हमने सेकंड स्टडी किया, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसके बाद नेक्स्ट वी विल स्टडी कंपैरिजन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स एंड अराइल हैलाइड्स, थोड़ा उसमें कंपेयर करते हैं। अब अगर आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है एंड यू आर हैविंग वन एराइल हैलाइड्स, सेम कार्बन एटम, n कार्बन एटम्स, it will also have n carbon atoms, then they have nearly same boiling point and melting point। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 CH2 Cl 1 2 3 4 5 6, it is N hexyl chloride, okay। and in another in case of ferryl halide I will take chlorobenzene। तो क्लोरोबेंजीन में भी देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है, फिर आपका ये हालोजन आ गया एक Cl। तो नियर अबाउट जो दोनों का नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो सेम है, ठीक है। देयरफॉर वी विल से देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, सेम। बिकॉज अगर आपके अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, देन बी रिमेंबर दैट दे विल हैव द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ IMF, intermolecular forces। clear to all of you। चलिए now we'll discuss the next case, that is in the boiling point and melting point। अब अगर बात की जाए, थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इसमें, it is ortho dichlorobenzene, this is meta dichlorobenzene, and this one I'll say para dichlorobenzene। अब इसमें कंपेयर करते हैं। सो जस्ट सी आउट द स्टूडेंट्स, एज फार एज बॉइलिंग पॉइंट इज कंसर्न्ड, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, दे विल हैव द सेम बेंजीन रिंग, they will have two dipole, this is the one, this is second dipole, so they will have the same magnitude of dipole dipole forces। so boiling point is nearly same in all the cases। reason I will specially mention here, due to similar magnitude of dipole dipole as well as van der Waal forces। बट मेल्टिंग पॉइंट के बारे में अगर डिस्कशन करें तो देखिए, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉलिड जो होते हैं वो अपने लैटिस में इस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है ना। सॉलिड्स में क्या, पार्टिकल्स को अपने लैटिस में जाके फिट होना होता है, ये चीज़ आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि दिस इज यू कैन सी अ लैटिस, और इसमें पार्टिकल्स को अंदर जाके एडजस्ट होना है, तो जो आपका पार्टिकल सिमेट्रिकल होगा वो अपने लैटिस में टाइटली फिट होगा, ठीक है। टाइटली फिट होगा तो जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है या इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज है वो ज़्यादा होंगी। सॉलिड्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखनी है, मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देना आपको। सॉलिड्स के केस में, इन सॉलिड्स जो आपके सिमेट्रिकल पार्टिकल्स हैं
दे फिट टाइटली इन द लैटिस, वो अपने लैटिस में टाइटली फिट होते हैं, ड्यू टू विच दे विल हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस एंड हेंस दे विल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां पर आपके सामने तीन केसेस हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा। इसमें अगर मैं पैरा का डिस्कशन करूं तो पैरा इज हाईली सिमेट्रिकल, ठीक है। पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों से ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा, दोनों से ज्यादा एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा। तो रीजन बिल्कुल समझ लीजिए, जो पैरा आइसोमर है इट इज हाईली सिमेट्रिकल। ड्यू टू हाईली सिमेट्रिकल नेचर क्या होगा, इट फिट्स टाइटली इन द लैटिस, वो लैटिस में टाइटली फिट होगा, ड्यू टू विच इट विल हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस एंड हेंस इट विल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ऑर्डर हमारा होगा पैरा, ऑर्थो एंड मेटा। तो ऑर्थो मेटा के कंपैरिजन में पैरा का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा, जबकि अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो सबका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो बिल्कुल आपका सिमिलर है। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर नाउ, क्लियर। वी विल डिस्कस द फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज डाइपोल मोमेंट। The symbol of dipole moment is mu, and dipole moment is charge into distance, that you have to remember. So in this property, first we will simple compare the dipole moment of alkyl halides versus aryl halides. इसको कंपेयर करेंगे बेटा, जस्ट सी आउट। सो जस्ट सी द alkyl halides. सपोज CCl बॉन्ड है, दिस इज HHNH। तो और एराइल हैलाइड्स में आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ क्लोरोबेंजीन, दिस वन, दिस इज कार्बन हेयर, आई विल मेक द कार्बन। सो दोनों में क्या डिफरेंस है, सी आउट। दिस कार्बन इन अल्काइल हैलाइड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एंड दिस कार्बन इन अराइल हैलाइड्स, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट इज sp2। सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स इट विल हैव 33% s करेक्टर, और यहाँ पर आपका 25% s करेक्टर है। तो इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डन कि जितना ज़्यादा s करेक्टर होता है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, क्योंकि जो s सबशेल है वो न्यूक्लियस के नज़दीक होता है। सो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s करेक्टर। सो ये जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है अराइल हैलाइड में, it is more electronegative, whereas this carbon atom in alkyl halide it is less electronegative। अब देखिए बेटा क्या होगा, इस चीज को जस्ट विल रिमूव। सो ये जो कार्बन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ड्यू टू विच ये जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरफ अट्रैक्टेड होगा, कार्बन की तरफ, ठीक है ना, एज कंपेयर टू दिस। तो कार्बन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा, तो ये जो शेड पेयर है ये क्लोरीन पर रिलीज ही नहीं हो पाएगा। क्लोरीन पर रिलीज नहीं होगा तो इस बॉन्ड की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम। बॉन्ड पोलैरिटी का आपको अच्छी तरह से मीनिंग पता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे जाएगा तभी क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इस पे जा सकता है, ड्यू टू विच पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बट यहाँ पर कार्बन जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देयरफॉर द चांसेस ऑफ रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स क्लोरीन आर लेस, उसके चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ड्यू टू विच द बॉन्ड बिकम्स लेस पोलर, बॉन्ड की पोलैरिटी कम हो जाएगी। तो ये जो CCl बॉन्ड है अराइल हैलाइड में इट इज लेस पोलर, वेयरएज कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड इज मोर पोलर, ठीक है। एंड वी नो दैट डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। तो क्लियर है, जो अल्काइल हैलाइड्स है दीज आर हैविंग द मोर डायपोल मोमेंट एज कंपेयर टू अराइल हैलाइड्स, बिकॉज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो अल्काइल हैलाइड में ज़्यादा पोलर होता है एज कंपेयर टू अराइल हैलाइड्स। सो ये हमारा फर्स्ट कंपैरिजन था। नाउ द सेकेंड वी विल डिस्कस द सेकेंड कंपैरिजन इज between the different mono halogenated haloarenes।
It means we have to compare fluorobenzene, chlorobenzene, ब्रोमोबेंजीन और ये बेटा आयोडोबेंजीन। सो एक चीज मैं आपको क्लियर करूंगा, जो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फर्स्ट सी आउट, द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और लास्ट में आयोडीन। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो यहाँ पर आपको मैंने अभी डिस्कस किया है कि अगर इस फ्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये शेड पेयर को अपने पास रखेगा, ड्यू टू विच व्हाट हैपन्स, इस इलेक्ट्रॉन के ये जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके रिलीज होने के चांसेस टूवर्ड द कार्बन कम होंगे। ठीक है, तो इसका जो पोलैरिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, जो ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी है वो सबसे कम पोलर बॉन्ड कौन सा होगा, आपका CF, उससे ज़्यादा पोलर बॉन्ड CCl, उससे ज़्यादा पोलर बॉन्ड CBr और उससे ज़्यादा पोलर बॉन्ड CI। देयरफॉर द डायपोल मोमेंट आल्सो इंक्रीजेज इन द सेम ऑर्डर। ये ऑर्डर आपको मिलेगा। तो ये ध्यान रखना आपको कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, ठीक है, पोलैरिटी क्या करेगी, आपकी इंक्रीज करेगी, और जैसे पोलैरिटी इंक्रीज करेगी डायपोल मोमेंट भी आपका इंक्रीज करेगा। दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो दिस वी हैव डिस्कस द सेकंड। नाउ द लास्ट जो डिस्कशन होगा बेटा, बिटवीन द डाई हैलोजिनेटेड अराइल हैलाइड्स। थर्ड इज बिटवीन, यू कैन से डाई हैलोजिनेटेड और डाई क्लोरोबेंजीन्स। सो इसमें बेसिकली हम 3 स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे। वी विल डिस्कस फर्स्ट, this is para dichlorobenzene, clear, para dichlorobenzene. After that this is meta dichlorobenzene, and finally दिस इज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। अब सबसे पहले देखिए बेटा, इनमें 2 डाइपोल हैं। ये आपका डाइपोल फर्स्ट इस डायरेक्शन में μ1, डाइपोल की डायरेक्शन टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट ये, और इस कार्बन क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में। तो पैरा आइसोमर में जो 2 डाइपोल्स हैं वो 180 डिग्री पर हैं, और डाइपोल मोमेंट बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है पैरा आइसोमर का वो 0 हो गया। अब इन दोनों की बात करते हैं यहाँ पर। तो इस केस में दिस इज μ1, ये बेटा आपका μ2, ठीक है, गॉट इट। इस केस में दिस इज योर μ1 और ये आपका μ2। सो हमें जो फॉर्मूला यूज करना है रिजल्टेंट के लिए, तो म्यू रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला हम निकालेंगे दैट इज अंडर रूट ऑफ μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस μ1 μ2 कॉस थीटा, ट्वाइस μ1 μ2 कॉस थीटा। ये दोनों पे एप्लीकेबल होगा, ऑर्थो पे भी और आपका मेटा पे भी। यहाँ पर भी हम इसको अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, बल्कि मैं यहाँ लिखता हूँ सो दैट हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर सकें। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है, एज वी हैव डन इन द वेक्टर्स आल्सो, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस μ1 μ2 कॉस थीटा। तो यहाँ से थोड़ा स्पेस क्रिएट करते हैं हम, देखिए। अब पहले हम एंगल पता करते हैं कि इनके बीच में एंगल कितना है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ इसकी, ये एंगल जो है कंप्लीट, ये एंगल आपका कितना है 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री को अगर आप 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, यहाँ तक का जो एंगल आएगा 60, यहाँ तक का एंगल 120 और ये कंप्लीट कितना हो जाएगा 180। तो ये जो एंगल इन दोनों के बीच में आएगा दैट इज दिस एंगल, इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल आएगा, दैट विल आई से इट इज 60 डिग्री। फिर से देखिए एक बार बेटा, ये कंप्लीट जो एंगल है ये आपका 180 का है, यहाँ से यहाँ तक,
ठीक है, कंप्लीट में ये एक पार्ट और ये सेकंड पार्ट, यानी यहाँ तक 60 डिग्री, यहाँ तक 120 डिग्री। तो यहाँ पर जो एंगल है इन दोनों के बीच में वो कौन सा है, 60 डिग्री, और यहाँ पर जो एंगल है वो क्या है, 120 डिग्री। और यहाँ पर पैरा की केस में जो एंगल था कंप्लीट वो क्या था, 180 डिग्री। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं म्यू आर का, अंडर रूट ऑफ μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस μ1 μ2 cos 120 डिग्री। और यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, हेयर μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस μ1 μ2 cos 60। अब इनकी वैल्यू हमें पुट करनी है। वी नो दैट cos 60 इज 0.5। अगेन आई विल मेंशन हियर, cos 60 की जो वैल्यू है वो आपकी 0.5 है। तो हियर इट विल बी μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस μ1 μ2 एंड cos 60 इज 0.5। तो ये हो गया बेटा यहाँ पे 0.5। अब cos 120 की वैल्यू जो है वो माइनस 0.5 है। ठीक है, सो हेयर आई विल राइट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस μ1 μ2 cos 120 की वैल्यू माइनस 0.5। तो कुल मिला के अगर बात की जाए बेटा, इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं, सो आई विल गेट दिस इज μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर। अब ये 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, यानी बीच में क्या आ गया, माइनस μ1 μ2, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस है तो ये आपका रहेगा एज इट इज μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.5 1, दैट इज μ1 मल्टीप्लाई बाई μ2। अब अपने आप देखिए बेटा कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी, μ1 μ2 का मैग्नीट्यूड बराबर है, यहाँ पर ये वैल्यू माइनस में जा रही है। माइनस इन द सेंस ये जो डायपोल मोमेंट होगा इसका आपका मेटा का ये कम होगा, इसमें वैल्यू प्लस में है तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा। तो ऑर्डर क्या बनेगा आपका, देखिए सबसे कम जीरो डायपोल मोमेंट तो इसका हो गया, उसके बाद इन दोनों में किसका कम हुआ, ये, ठीक है ना, जीरो नहीं है ध्यान रखना। तो यही आपका ऑर्डर होगा, सबसे कम आपका पैरा, उसके बाद आई राइट हेयर ये पैरा, पैरा के बाद ये कौन सा है आपका मेटा, और उसके बाद कौन सा है आपका ऑर्थो। तो सिंपल आप ये भी कह सकते हो कि भाई इसमें देखो, अब इसमें एंगल कितना था 60, 60 से कितना हुआ 120, 120 से क्या हुआ 180। तो जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है डायपोल मोमेंट की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है ना। आई कैन राइट वन मोर थिंग, डायपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल बिटवीन द टू डाइपोल। कैसे लर्न करोगे, 60 से 120, 120 से 80, आपका एंगल इंक्रीज हो रहा है, एंगल इंक्रीज हो रहा है तो डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो आपकी डिक्रीज हो रही है। बट मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन करना जरूरी है क्योंकि ये फैक्ट आपका मैथमेटिकली एक्सप्लेन्ड है। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग द एराइल हैलाइड्स, दैट इज फिजिकल स्टेट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड डाइपोल मोमेंट।